आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। आज हम तीसरे टॉपिक वैद्युत धारा को एक 1 शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। जो भी बचेगा उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है। सबसे पहला जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है वह है अनुगमन वेग। लगभग हर वर्ष इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुगमन वेग है क्या। तो अनुगमन, इससे और भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ कराऊंगा। तो अनुगमन वेग है क्या। देखो क्या होता है कि जब भी कोई चालक होता है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इधर उधर। चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब आपस में टकराते हैं तो उनको एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है। चालक के मुक्त स्वतंत्र लिख सकते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है। इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है, चालक के अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब वो आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उनको एक छोटा सा सूक्ष्म वेग मिल जाता है। और वो जो सूक्ष्म वेग होता है उसी वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये तो परिभाषा 1 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, इसका एरिया ए है, पी क्यू, इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इधर। इसमें करंट ऐसे जा रही है। तो इसमें बोला है कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध बताओ कि जो अनुगमन वेग वीडी होता है और जो धारा होती है उसमें संबंध क्या होता है। तो हम लिखेंगे माना चालक के प्रति एकांक, इस चालक की लंबाई को हम L मानते हैं, प्रति एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, स्मॉल n। अब आयतन निकालते हैं, चालक का आयतन क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो जो एरिया क्षेत्रफल ए है, इसकी लंबाई क्या है, L। तो ये चालक का आयतन हो गया। तो अगर हम इस पूरे में देखें कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा NaL। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है तो टोटल चार्ज क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कुल आवेश Q बराबर NaL इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, इसलिए टोटल चार्ज होगा NaL इंटू E। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। उसके लिए हमें चाहिए क्या, उसके लिए हमें चाहिए अनुगमन वेग और धारा, और हमें यहाँ पे आवेश मिल गया। तो माना T समय में
यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जाने में कितना समय लेता है, टी समय में इलेक्ट्रॉन P से Q तक पहुंच जाता है, उसका वेग, उसका अनुगमन वेग Vd है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, Vd। तो लेंथ कितनी है, L। नीचे देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, L, टाइम और इसकी चाल क्या है, Vd। तो T बराबर हो जाएगा L/Vd। तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए अनुगमन वेग क्या है। चालक के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उनको एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब हमने अनुगमन वेग और धारा में संबंध के लिए हमने पहले ये चित्र बनाया। चित्र में क्या था, एक चालक है जो कि PQ है, उसकी लंबाई L है, इस पे एक बैटरी है। अब बैटरी से करंट जा रहा है, इसका एरिया A है, इसकी लेंथ L है। इस पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस ओर है। वो लिखना भी चाह सकते हो तो लिखो, नहीं तो नहीं जरूरी है। अब यहाँ चालक का आयतन क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, और चालक के प्रति एकांक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है। यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, एकांक लंबाई में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ एकांक आयतन लिखेंगे, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और चालक का आयतन क्या, Al। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एकांक आयतन में इतने, तो पूरे आयतन में NaL। कुल आवेश क्या हो जाएगा, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E होता है, कुल इलेक्ट्रॉन इतने, तो NaL इंटू E, ये आवेश हो गया। अब T समय में यहाँ से P से Q तक पहुंचने में उसे टाइम T लगता है, तो T बराबर हो जाए L/Vd। अब जैसे ये आ गया तो Vd की वैल्यू, हमें T मिल गया, L हो गया Vd। तो अब क्या लिखेंगे, क्योंकि Q बराबर होता है I इंटू T, Q की जगह पुट कर देंगे NaL, E बराबर I। अब T की जगह क्या लिख देंगे, L/Vd। तो यहाँ से हमारा L कैंसिल हो जाएगा, तो I क्या हो जाएगा, I बराबर NeAVd। ये अनुगमन वेग और धारा में संबंध है, I बराबर NeAVd। इसे याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आगे जो पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए, वो इसी से रिलेटेड है। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे। जो दूसरा इसी में पूछा गया अनुगमन वेग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, ये 2014, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17 इन ईयर्स में पूछा जा चुका है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे अनुगमन वेग, लिखेंगे एकांक धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में जो बहने वाली धारा होती है, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसीलिए मैंने धारा घनत्व को अलग नहीं लिया, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यहीं पे। आप यहीं से इसकी परिभाषा याद करते हैं, J बराबर I/A। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा धारा घनत्व। अनुगमन वेग में हमें संबंध निकालना है, तो I हमें पता है, पुट कर देंगे वैल्यू। तो J बराबर I/A, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि I बराबर NeAVd, I बराबर NeAVd होता है, तो पुट करेंगे वैल्यू। यहाँ लिखेंगे J बराबर आ जाएगा NeAVd डिवाइडेड बाई A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा NeVd। तो हम अगर धारा घनत्व यहाँ हम लिखे देखें J बराबर NeVd, मात्रक लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे लिख देंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। तो पहला जो फार्मूला में आना चाहिए वो I बराबर NeAVd, और दूसरा जो फार्मूला आना चाहिए J बराबर NeVd।
ये दोनों रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी बार पूछा जा चुका है। ये केवल 2018 में पूछा गया था, जबकि ये 14, 15, 16, 17 और शायद 19 में भी पूछा गया। एक बहुत कम लेकिन एक बार पूछा गया है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध। तो अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध फाइंड आउट करने के लिए कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है v बराबर क्या होता है, विभवांतर v बराबर होता है IR, ओम के नियम से। अब I की जगह हमें पता है I बराबर होता है NEAVD। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो v बराबर हो जाएगा NEAVD इंटू R। तो v बराबर लिख सकते हैं NEAR और VD वोल्ट। ये हमारा है अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। तो हमने 3 फार्मूले निकाले, पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। धारा और अनुगमन वेग, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, और यहाँ पे अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध। ये वैद्युत धारा टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ओम के नियम के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति कैसे होगी? तो इसको हम फिर से चालक बना लेते हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई है, इलेक्ट्रॉन्स, ये P, ये Q, ये इसका एरिया है, इस पे धारा ऐसे बह रही है। तो लिखेंगे माना एक चालक PQ है जिसकी लंबाई L है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अनुगमन वेग VD है, उसमें बहने वाली धारा I है, तब I बराबर NEAVD। देखो, एक चालक अगर PQ है और उसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो, देखो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या स्मॉल n है, अनुगमन वेग VD। तो अभी हमने फाइंड आउट किया था कि रिलेशन क्या होता है, I बराबर NEAVD। लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स जैसे जा रहे हैं, करंट भी वैसे जा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट ऐसे जा रही, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ये E है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो E यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, V/L। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र इसकी लेंथ L है, तो पूरा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर V/L। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, पहले लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल। अगर विद्युत क्षेत्र है तो उसकी वजह से फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, F बराबर EE। देखो F बराबर होता है QE विद्युत क्षेत्र में, और चार्ज क्या है, E, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, तो F बराबर हो जाएगा EE, और E की वैल्यू क्या है, V/L। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा EV/L।
थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल कितना आ गया है, बराबर ई, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो EV/L। अब अगर हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले एक्सीलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए बराबर हो जाएगा F/m, यहां से वैल्यू आ जाएगा EV/m इंटू L। ए बराबर F/m, तो यहाँ से वैल्यू आ गई EV/ml। अब वैद्युत क्षेत्र के कारण हमें एक्सीलरेशन फाइंड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सीलरेशन क्या होगा। माना अनुगमन वेग V1, V2, V3 Vn है, तथा श्रांति काल क्या होता है, दो टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं श्रांति काल। जो दो टक्करों के बीच में जो समय बचता है, जैसे पहले टक्कर हुई, सेकंड टक्कर होने के पहले कितना टाइम बचा उसको बोलते हैं श्रांति काल, मतलब कितना समय रेस्ट हुआ। तो श्रांति काल τ1, τ2, τ3 τn है। तब V1 क्या हो जाएगा, U1 प्लस a τ1, V2 हो जाएगा U2 प्लस a τ2, V3 हो जाएगा U3 प्लस a τ3, Vn हो जाएगा UN प्लस a τn। अब यहाँ पे U1, U2, U3 और U4 क्या है, या UN क्या है, सभी क्या है, प्रारंभिक वेग है। पहले कितना वेग था इनका, पहले इलेक्ट्रॉन्स का वेग कितना था, वो सारे वेग लिखे हुए हैं यहाँ। तो अगर हमें, अब देखो अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग Vd जो होता है औसत वेग होता है। तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि अनुगमन वेग औसत वेग होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे Vn बराबर U1 प्लस a τ1, U2 प्लस a τ2 UN प्लस a τn डिवाइडेड बाई n, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है तो यहाँ पे n करेंगे। तो यहाँ से Vd कितना आ जाएगा, U1 प्लस U2 UN/n प्लस a, यहाँ पे τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 τn/n। अब देखो पहले क्या था, जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे बैटरी नहीं लगी थी तो वो था वेग, तो उस समय क्या इलेक्ट्रॉन पे वेग था, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पे वेग नहीं था, इलेक्ट्रॉन पे वेग नहीं था, तो U1 क्या हो जाएगा, U2 क्या होगा, सभी क्या, इनका औसत क्या हो गया, 0, इनका औसत हो गया 0। तो अब यहाँ पे जैसे हमने निकाला तो यहाँ से Vd क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये a हो गया, और इन सभी का औसत क्या आ जाता है, τ। तो Vd बराबर हो जाएगा a τ। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, Vd बराबर हो जाएगा EV/m इंटू L इंटू τ। तो ये हमारा क्या आ जाता है, अनुगमन वेग। ये Vd क्या आ गया, हमारा अनुगमन वेग क्या होगा। देखो क्या है, सबसे जब इस पे बैटरी नहीं लगी थी, जब बैटरी नहीं लगी थी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, तो सभी अलग अलग थे, तो उनका जो औसत वेग था वो 0 था। इसीलिए जब कोई भी कॉपर वायर ऐसे रखा होता जब तक उसमें बैटरी लगे तो वो करंट नहीं मारता, क्योंकि उसका जो वेग होता है, अनुगमन वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग, वो सारा पूरा औसत जब निकालते तो 0 होता है। उसकी वजह से
उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन जब हम बैटरी लगाते तो क्या होता है, औसत वेग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस पे एक अनुगमन वेग Vd आ जाता है। शून्य नहीं होता औसत वेग, तो वहां पे अनुगमन वेग Vd आ जाता है, जिसकी वजह से करंट आ जाता है। तो Vd बराबर EV टाउ अपान ml, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है अनुगमन वेग। अब हम जानते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है ओम का नियम, इसके आधार पर हमें ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। तो हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, V अपान L, तो Vd बराबर EV टाउ अपान ml आया है। तो अब बताओ I बराबर क्या होता है, NEAVD। अब जैसे हम इसमें ये जो इक्वेशन पहले हमने बनाई थी I बराबर NEAVD, वहां पे इस VD की वैल्यू को पुट कर देना। तो I बराबर NEAVD की जगह EV टाउ अपान ml। अब जैसे हमने वैल्यू पुट किया है तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा NE स्क्वायर A टाउ अपान ml, और इस V को हम नीचे ले आते। अब जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो V अपान I बराबर हो जाएगा ml अपान NE स्क्वायर टाउ इंटू A। अब ये क्या है, ml अपान NE स्क्वायर टाउ A, ये कांस्टेंट है, ml अपान NE स्क्वायर टाउ A बराबर R, ये कांस्टेंट है जो कि रेजिस्टेंस होता है। तो V अपान I बराबर R, यही क्या है, ओम का नियम, ओम का नियम। यहाँ पे V क्या है, विभवांतर, I क्या है, करंट, R क्या है, इसको क्या बोलते हैं, R प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें अनुगमन वेग फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमें अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है, इसलिए हमें सबसे पहले अनुगमन वेग फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमें जो हमने अभी अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकाला था, उस पे जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वहां से हमें मिल जाएगा कि ओम का नियम क्या होता है, V अपान I बराबर R, और R की वैल्यू आ जाएगी ml अपान NE स्क्वायर टाउ A। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2015, 16, 17, 18, 19 सब में आ चुका है। 15, 16, 17, 18, 19 लगभग प्रत्येक ईयर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में VVVI लिख सकते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले इसमें पूछा गया है गतिशीलता, और उसी में है क्वेश्चन की विशिष्ट चालकता के साथ संबंध। गतिशीलता की परिभाषा पूछी गई है। विशिष्ट चालकता व गतिशीलता में संबंध, और साथ में इसी में पूछा गया है कि म्यू बराबर J अपान NE सिद्ध करो। और ये 2016, 17 और 19 में आ चुका है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016, 17, 19 में। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले गतिशीलता की परिभाषा जानते हैं। तो गतिशीलता की परिभाषा क्या होती है, किसी आवेश वाहक, अब आवेश वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग, तो किसी आवेश वाहक का वह अनुगमन वेग जो उसके एकांक वैद्युत क्षेत्र या चालक के
जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग क्या है, जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में उसके द्वारा अनुगमन वेग प्राप्त किया जाता है किसी आवेश वाहक द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, गतिशीलता बोलते हैं। म्यू बराबर होता है Vd अपान E। ये फार्मूला होता है, म्यू बराबर Vd अपान E। अब दूसरा इसमें पूछा है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ विशिष्ट प्रतिरोध के रेसिप्रोकल यानी उसके उल्टे को, रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। अब हमें संबंध बताना है सिग्मा और म्यू में क्या संबंध है। तो सिग्मा बराबर 1/ρ और रो को हम क्या लिख सकते हैं? रो बराबर होता है, इसको मेट देते हैं, रो बराबर होता है RA/L। ठीक है, रो बराबर होता है RA/L और E बराबर होता है V/L। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? म्यू बराबर Vd/E। हमें म्यू और रो में एक सिग्मा में एक रिलेशन बताना है। तो यहाँ से हम L की अगर सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? L/R इंटू ए। सिग्मा बराबर L/R इंटू ए। अब अगर हम L की जगह यहाँ से देखें, L की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? V/E। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो सिग्मा बराबर हो जाएगा V/E/RA। ये हमारे सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें म्यू बराबर क्या होता है? Vd/E। अब E की जगह यहाँ से पुट करेंगे, दे यहाँ से E बराबर क्या निकालेंगे? तो इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ये पास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा Vd/μ। अब जैसे ही E बराबर Vd/μ आ गया, हम इसको वैल्यू को E की जगह पुट कर देंगे, बस यही से हमारा क्वेश्चन रिलेशन आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्या आ गया? V/Vd/μ इंटू R इंटू ए। तो सिग्मा बराबर आ जाएगा V इंटू म्यू अपान RA V इंटू डी। सबसे पहले क्या, क्योंकि रो बराबर RA/L होता है तो सिग्मा L/RA हो जाएगा। और L की जगह हमने क्या किया? V/E। या आप चाहो तो एक तरीके से और कर सकते हो कि डायरेक्टली आप इतना निकाल के रखो। और चूंकि हमें पता है कि म्यू बराबर Vd/E होता है, तो E की जगह आप सीधे लिख दो V/L। तो म्यू बराबर हो जाएगा Vd/V/L। और L की वैल्यू यहाँ से रख दो सिग्मा RA। तो म्यू बराबर हो जाएगा Vd/V/, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा RA। तो सिग्मा RA, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा RA Vd/V। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। हमें E की वैल्यू पता है, E बराबर V/L पुट करेंगे तो L ऊपर चला जाएगा, L की जगह रख देंगे सिग्मा RA। तो सिग्मा RA इंटू Vd/V। ये फार्मूला ये पास्ट ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है सिद्ध करने के लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी गतिशीलता, म्यू और धारा घनत्व J में संबंध। तो हमें पता है म्यू बराबर क्या होता है? Vd/E।
म्यू बराबर वी डी अपान ई होता है, और आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वी डी बराबर आई अपान एन ई ए। तो जैसे हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो म्यू बराबर आ जाएगा वी डी की जगह आई अपान एन ई ए और ई। अब धारा घनत्व तो जे बराबर क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपान ए। अब चूंकि आई अपान ए है तो इसको हम लिख देंगे म्यू बराबर जे अपान एन ई ई। यही हमें प्रूव करना था, म्यू बराबर जे अपान एन ई ई। ये गतिशीलता, यही गतिशीलता और धारा घनत्व में संबंध है। ये काफी टाइम्स पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। म्यू बराबर जे अपान एन ई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा गया है विशिष्ट चालकता की परिभाषा। विशिष्ट चालकता की परिभाषा, और साथ में प्रूव करना है धारा घनत्व व विशिष्ट चालकता में संबंध। धारा घनत्व व विशिष्ट चालकता में संबंध, और ये लिखा है जे बराबर सिग्मा ई को सिद्ध करो। ये क्वेश्चन 2013, 14 और 16 में आ चुका है। 13, 14 और 16 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, जो हमारा रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसके रेसिप्रोकल को, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो हमारा आ जाता है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ। अब हमें दिखाना है कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है। उसी संबंध को हमें फाइंड आउट करना है। जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर आएगा, इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है आई अपान ए, और हमने पढ़ा था एन ई ए वी डी। आई बराबर एन ई ए वी डी, नीचे ए है तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो एन ई वी डी बचेगा। तो धारा घनत्व तो हमारा जे बराबर एन ई वी डी आ गया, और यहाँ से हम रो को निकालेंगे। सिग्मा बराबर होता है 1/r/a/l, तो यहाँ से आ जाएगा l अपान r इंटू ए। अब हमें फाइंड आउट करना है जे और ए में, तो हमें ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है v अपान l। अब अगर हम यहाँ से l की वैल्यू रखें तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा r a। डायरेक्ट निकाल दे, लंबा थोड़ा सा लंबा करने से। यहाँ से अगर हम देखें तो सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/r/a/l, इसको ऊपर ले जाओगे तो l अपान r a हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर l अपान a, और r को आप लिख सकते हो यहाँ से v अपान i। r होता है v अपान i, तो यहाँ से आप देखेंगे तो i ऊपर चला जाएगा। सिग्मा बराबर आई अपान ए इंटू, अब देखो ये बचेगा एल अपान वी, आई अपान ए इंटू एल अपान वी। तो देखो यहाँ से अब देखें एल अपान वी, तो हमें पता है ई बराबर क्या होता है, ई बराबर वी अपान एल। तो अगर एल अपान वी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/e। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और आई अपान ए बराबर क्या होता है जे, धारा घनत्व। अब जैसे हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा बराबर, इसकी जगह तो जे आ गया,
और इसकी जगह आ गया ई वेक्टर, साथ में 1/e में, तो 1/e वेक्टर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा ई वेक्टर बराबर आ जाएगा जे वेक्टर, तो यहाँ से जे वेक्टर आ जाएगा सिग्मा ई वेक्टर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 1/, अब रो बराबर RA/L, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो L/RA, सिग्मा की वैल्यू आ गई L/RA। R बराबर V/I, कैसे, ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, R बराबर V/I, R बराबर V/I पुट करेंगे वैल्यू तो सिग्मा बराबर I/A इंटू L/V। अब चूंकि I/A क्या होता है, धारा घनत्व होता है, तो उसकी जगह हम J पुट कर देंगे, और L/V तो E बराबर होता है V/L, तो L/V हो जाएगा 1/E। अब इसकी जगह पुट करेंगे 1/E, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा E वेक्टर बराबर J वेक्टर, तो J वेक्टर आ गया सिग्मा E वेक्टर। ये हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 13, 14, 16 में पूछा जाएगा, तो इस ईयर भी पूछा जा सकता है। अगर प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों के संयोजन से या तो न्यूमेरिकल आएगा या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो फार्मूला आ सकता है, फार्मूले से रिलेटेड कौन सा क्या उसमें समान होता है, क्या डिफरेंट होता है, लेकिन कभी भी इससे डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, यहाँ से करंट I फ्लो कर रही है इसमें, तो सब में सेम जाएगी करंट, तो लिखेंगे यहाँ पे डाल देते श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा समान होती है, धारा समान होती है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होती है, समान होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये नेट विभवांतर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो निकालेंगे कैसे, तो हमें पता है V बराबर क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो V1 क्या हो जाएगा IR1 क्योंकि करंट सेम है, V2 क्या हो जाएगा IR2 क्योंकि करंट सेम है, V3 बराबर IR3, पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा V की जगह IR बराबर I1 R1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन कर लो, तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I कैंसिल, तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें क्या होता है, धारा समान होती है लेकिन विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें समांतर क्रम की, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। यहाँ पे अगर करंट आई जाएगी तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, ये R1, ये R2, ये R3, यहाँ पे करंट आई आएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें विभव समान होता है, सब में विभवांतर वही होगा, विभवांतर सब में सेम होगा, लेकिन इसमें करंट अलग अलग होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक
प्रतिरोध के लिए विभवांतर समान होगा परंतु धारा अलग अलग होगी। धारा क्या होगी? धारा होगी अलग अलग। तो अगर धारा अलग अलग होगी तो I बराबर क्या, यहाँ से I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या होता है? ओम के नियम से ही V अपान R। तो I1 क्या हो जाएगा? V अपान R1। I2 क्या हो जाएगा? V अपान R2। I3 क्या हो जाएगा? V अपान R3। क्यों? क्योंकि विभवांतर सब में समान है। यहाँ से V अपान R बराबर हो जाएगा V अपान R1 V अपान R2 प्लस V अपान R3। ये 3 के लिए अगर 4 है तो 4 आप लगा सकते हो, 5 है तो 5, जितने भी हो। तो V कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला आता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका फार्मूला है समांतर क्रम संयोजन के लिए। अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल अलग अलग रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। इसके बाद किरचॉफ्स के नियम आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किरचॉफ्स के नियम, पहला क्या नियम होता है? पहला नियम होता है धारा नियम। इसी को संधि नियम भी कहते हैं। तो धारा नियम हो या संधि नियम हो या पहला नियम हो, किरचॉफ का जो पहला नियम, इस पे क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का अनुपात, धाराओं का योग, वो भी बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी सिग्मा I बराबर 0। मान लो एक जंक्शन ये है, इस पे आने वाली धारा ये है, ये निकलने वाली धारा है, ये आने वाली धारा है। मान लेते हैं I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो I1 आ रही है तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। I2 आ रही है तो पॉजिटिव, I3 आ रही है तो पॉजिटिव, I4 निकल रही है तो निगेटिव बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। तो इस जंक्शन पे आने वाली जो धाराएं होती है उनको पॉजिटिव ले सकते हैं, जाने वाली धाराओं को निगेटिव ले सकते हैं। और जब हम इसका बीजगणितीय योग करते हैं तो शून्य आता है। तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ये पहला नियम है किरचॉफ का धारा नियम। ये 2 नंबर में अकेला पूछा जा सकता है कि नियम, या इससे एक क्वेश्चन आता है, कई सारी संधि देगा, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये, फिर यहाँ से, फिर इस संधि पे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे संधि, कई सारी संधि बनाएगा। तो इनमें से क्या होता है, इसका क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा। उसमें कोई धारा I1 दी होगी, यहाँ I दिया होगा, यहाँ पे I2 दिया होगा। इन सभी धाराओं को आपको फाइंड आउट करना होता है। कैसे? इसी रूल को हर जगह पे लगा। तो पहले आप इस जंक्शन पे लगाकर 0 करेंगे, फिर इस पर, फिर इस पर, सभी को रूल लगाएंगे और उससे हम I1, I2 और I को फाइंड आउट कर सकते हैं। और पहला नियम क्या होता है? पहला नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है।
यानी इसमें आवेश संरक्षित रहता है। और करंट है क्या, करंट फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड नियम। ये काफी टाइम्स पूछा जा चुका है। दूसरा नियम, इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं, लूप लॉ भी कहते हैं, मेस लॉ भी कहते हैं। तो इसको याद आपको रखना, इसके नाम भी याद रखने, कई सारे नियमों से पूछा सकता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, अब क्या है, देखो मान लो कोई विद्युत परिपथ है, ए बी, इसको E1 मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E2 है। इस पे जो करंट ऐसे आ रहा है I1, इससे जो करंट निकल रहा है वो I2, तो यहाँ पे आएगा I1 प्लस I2, यहाँ से ऐसे यहाँ पे I2 जाएगा और यहाँ पे I1। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी अगर कोई विद्युत परिपथ है, उसके प्रत्येक बंद पास में जितने भी विभिन्न खंड हैं, उनमें जो बहने वाली धारा है और उसका जो संगत प्रतिरोध है, उनका जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है वह है बीजगणितीय योग। उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो कि किसी विद्युत परिपथ में जो प्रत्येक बंद पास होता है, प्रत्येक बंद पास में क्या होता है, जो विभवांतर होता है, विभव में जो अंतर होता है, वो पूरे जो बैटरीज हैं, जितना भी विभवांतर आ रहा है, पूरा विद्युत वाहक बल और विभव में जो अंतर है, वो सब कुछ क्या होता है, जीरो होता है, यानी सिग्मा वी बराबर जीरो। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा आई आर माइनस सिग्मा ई करेंगे तो वो सिग्मा वी हो जाएगा बराबर जीरो। तो आप एक ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसके लिए नियम को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखो। तो इसको मैं मेट देता हूं। तो अप्लाई करने के लिए मान लो इसमें करंट ऐसे, इसका जो हमने डायरेक्शन लिया है, इस पे डायरेक्शन ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है, तो लिखेंगे पहले लूप में, इसको केवीएल बोला जाता है, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो पहले लूप में अगर आप देखोगे तो पहले लूप में क्या है, देखो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगी, अगर उसी डायरेक्शन में आपकी करंट और प्रतिरोध है, आपने जो करंट लिया है उस डायरेक्शन में जो चल रहे होंगे उसको आप पॉजिटिव लोगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, आप ऐसे आ रहा है ऐसे, तो करंट भी इसमें R1 में कैसे करंट आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। तो अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो उसमें हम पॉजिटिव लेंगे। अब अगर आप इसमें देखो आके, तो इसमें आप इधर को जा रहे हैं जबकि ये इधर को आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। तो I2 R2 बराबर, अब क्या, अगर आप सिग्मा वी से लगाओगे, सिग्मा वी से लगाना चाहते हो तो आप इसको पहले लिख सकते हो इसी में। अब देखो E1 कहाँ पे है, तो अब E1 जिस भी एंड पे धारा खत्म हो रही हुई वह वैसा ही लिया जाएगा। तो जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसमें धारा किस में खत्म हो रही है, नेगेटिव में, नेगेटिव पार्ट में खत्म हो जा रही है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर आप इसमें देखो, आप ऐसे घूम कर आ रहे हो, इसमें किस में खत्म हो रही है, पॉजिटिव पार्ट में, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, बराबर में जीरो। तो यहाँ से I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ध्यान रखना कि जिस पार्ट पे धारा आके खत्म हो रही है
वो वैसा ही लिया जाता है। अगर वो निगेटिव पे खत्म हो रहे तो इवन वो निगेटिव लोगे, लेकिन जब आप सिग्मा वी अप्लाई कर रहे हो तब। लेकिन अगर आप सिग्मा आई आर अप्लाई कर रहे हो तो जस्ट अपोजिट साइन, अगर निगेटिव पे खत्म हो रहे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव पे खत्म हो रहे तो निगेटिव लिया जाता है। तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। अब हम दूसरे लूप में देखते हैं। दूसरे लूप में अगर आप दूसरे लूप में देखो तो डायरेक्शन ली हमने, तो ऐसे आ रहा है तो इसको देखेंगे तो I2 R2 क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। अब इसमें देखेंगे तो हमने ऐसे लिया, ऐसे घूम के ऐसे जा रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन ऐसे है तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। तो I1 प्लस I2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा R2, नहीं R3 है, R3 बराबर। अब इसमें देखो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसमें जो विद्युत वाहक बल वो किस डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें करंट ऐसे आ रहा है, ये नेगेटिव में समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में E2 बराबर 0। तो यहाँ से I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर हो जाएगा E2। तो ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऐसे हमें दो इक्वेशन बनाने हैं और उन्हें सॉल्व कर लेना है, जिससे हमें इसमें भी जो R1 R2 E1 E2 जो भी पूछे होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के जो उपयोग है, इनका अनुप्रयोग है। तो उसमें पहला है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज लिख सकते हो आप, व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु कब कब पूछा जा चुका है? ये 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 में ये पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, एक प्रोफेसर थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु, उनका नाम ही व्हीटस्टोन सेतु था, व्हीटस्टोन था। प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिससे चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसे ही व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, एक इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS, इसका नाम देते थे ABCD, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं
के रूप में लगे रहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं जो कि ये चतुर्भुज है, इसके ABCD की भुजाओं के रूप में लगे होते हैं। और इसमें क्या होता है, करंट, ये जो बीच वाला, जो इसमें हम क्या लगाते हैं, एक सुग्राही धारामापी लगा देते हैं। इसमें एक सुग्राही धारामापी लगा देते हैं। तो अगर ये क्या है कि संतुलन अवस्था में है, अगर ये संतुलन अवस्था में क्या होगा, तो यहाँ पे इस पे कोई करंट, तो जब हम K2 को क्या करते हैं, K2 जो कुंजी है, K2 कुंजी को जब दबाते हैं तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई धारा नहीं बहती। और K1 को दबाते हैं तो पूरे में धारा बह रही होती है, इसमें कोई भी धारा नहीं जाती है। अब हम KVL अप्लाई करेंगे इसमें। किरचॉफ के द्वितीय नियम या लूप लॉ से, आप पहले लूप में देखेंगे ABDA, लूप ABDA में, तो अगर ABDA में देखें तो हम क्या करेंगे, हम कुछ डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। तो अगर देखें तो I1 की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, I1 इंटू P। आप देखेंगे इसको ऐसे घूम के आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो I2 इंटू R बराबर, इसमें कोई बैटरी नहीं है, 0 कर दो। इसके बाद लूप, नेक्स्ट लूप क्या है, CBDC में, BDCB में, BDCB में। इसमें देखेंगे तो क्या है कि अगर हम इसकी डायरेक्शन लें तो ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो I1 जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि I2 क्या है, अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, एक मिनट इसको और लिख देते हैं ऐसे, I1P बराबर I2R, और यहाँ से आ जाएगा I1Q बराबर I2S। ये समीकरण 2, ये समीकरण 1। तो अगर हम समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, अगर हम 1 को 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2 इंटू S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो P अपान Q बराबर R बटा S। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछता है कि आप, जो क्वेश्चन है वो कहेगा व्हिटस्टोन ब्रिज को बताओ, व्हिटस्टोन ब्रिज के बताओ, और किरचॉफ के द्वितीय नियम का यूज करके या किरचॉफ के नियम का यूज करके P अपान Q बराबर R बटे S को सिद्ध करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और ये क्वेश्चन आएगा तो अगर किरचॉफ के नियम भी लिखना है, अगर पहले ऐसे पूछेगा किरचॉफ के नियम लिखो और किरचॉफ के नियम के आधार पर व्हिटस्टोन सेतु के बारे में P अपान Q बराबर R बटे S को प्रूव करो, तो वो क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा। अगर केवल व्हिटस्टोन ब्रिज पूछता है तो वो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके कुछ उपयोग बचे हैं, वो कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।